हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन करेंगे। जो अभी आपका लास्ट टेस्ट हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहला बोल रहा है कि विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड सबसे कम होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरीज डिस्चार्ज, जब हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है? बोल रहा है SO2 गैस इवॉल्व होता है उसमें। बोल रहा है लेड सल्फेट इज कंज्यूम होता है, लेड फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम। तो ध्यान रखना है कि इसमें लेड फॉर्म होता है, लेड का फॉर्मेशन होता है जब अपना क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एथेनोइक एसिड है, यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH। फिर उसके बाद है अपना प्रोपोनोइक, तो यहाँ पर प्रोपोनोइक में क्या हो जाएगा? C2H5COOH। और फिर उसके बाद आ जाएगा ब्यूटेनोइक, तो CH3C3H7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया अपना फोर्थ। तो ध्यान क्या रखना है कि यहां पर कि जो आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे तो ये जो ग्रुप्स हैं, मिथाइल ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे भी जो अपना ये इथाइल प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, और जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना के देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल होता है कंजुगेट बेस, उतना ज्यादा होती है उसकी एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा पहले का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, उसके बाद तीसरे का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका धीरे धीरे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटता जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड विच इज 3.5%। डिसोसिएशन कांस्टेंट परसेंटेज में दिया है। ठीक, डिसोसिएशन इन N/20 सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है? N/20। कितना है? N/20। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.05 N। और यहां पे ये अपना मोनोबेसिक एसिड है, तो नॉर्मेलिटी जो होगा मोलरिटी के इक्वल होगा, तो 0.05 M मोलरिटी भी हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। परसेंटेज में दिया है तो 3.5 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 0.035। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया है C, अल्फा का वैल्यू पता है, फार्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 इंटू में अल्फा कितना है 0.035 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.035। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना आता है ये वैल्यू आता है 6.34 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, तो ये अपना के का वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 अकर इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है किसके लिए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Fe+2 जो है अपना, ये Fe+2 कन्वर्ट होता है Fe+3 येलो में। ठीक है, तो ये Fe+2 कन्वर्ट होता है किसमें, Fe+3 येलो में। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि आयोडाइड कन्वर्ट होता है आयोडेट में। आयोडाइड जो है, आयोडाइड कन्वर्ट होता है आयोडेट में। ठीक है, IO3 माइनस में, तो ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होता है, न कि एसिडिक मीडियम में। तो दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में होता है। तीसरा बोला है थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, तो थायोसल्फेट बोले तो H2O3 -2 कन्वर्ट होता है यहाँ पे सल्फेट में, SO4 2-। तो ध्यान रखना है कि जो अपना थायोसल्फेट होता है, जो अपना थायोसल्फेट होता है, ये अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होता है सल्फेट में। अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम होगा तो कन्वर्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है नाइट्राइड टू ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। ओके, सो नाइट्राइड मतलब NO2 माइनस कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में NO3 माइनस में। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये भी एसिडिक मीडियम में होता है और ये भी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। मैग्नीशियस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2, तो बोल रहा है कि Mn+2 कन्वर्ट होता है किसमें, MnO2 में। तो ये आपका KMnO4 के इन एसिडिक मीडियम में नहीं कन्वर्ट होता, यहाँ चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे K2Cr2O7। ठीक है, कुछ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में ही जो आपका Mn+2 होता है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो फिफ्थ वाला भी नहीं होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ वाला करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, प्योर मीथेन किसमें प्रोड्यूस होगा। तो पहला बोल रहा है वुड्स रिएक्शन, तो ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनता है, कपलिंग होता है, यहां पर कभी भी इस रिएक्शन से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दूसरा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ध्यान रखना है कि इस मेथड में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। ठीक है, सो यहां पे प्योर फॉर्म में हमारा मीथेन गैस नहीं प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहां पर अगर हम लोग सोडा लाइम लेते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो यहां से मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अपना थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रिडक्शन ऑफ H2, यहां पे भी अपना फॉर्मेशन नहीं हुआ मीथेन का, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पर अपना प्योर फॉर्म ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि द फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड MCl3 इज कंटेन 20% ऑफ मेटल, तो बोल रहा है कि द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं मेटल का, मोलर मास ऑफ MCl3, तो कितना हो जाएगा, M का जो M मेटल है इसका मास मान लेते हैं, एटॉमिक मास हम लोग, एटॉमिक वेट M, तो ये M मान लेता हूं, और यहां पर 3 क्लोरीन है, 35.5 इंटू में कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा अपना मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 106.5 M
प्लस 106.5 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज ऑफ मेटल का। परसेंटेज ऑफ मेटल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू में कितना कर देंगे 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सो मास ऑफ मेटल दे दिया है 20%। ठीक, मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके कंपाउंड में मास जो मेटल का है कितना है, m है। मास ऑफ कंपाउंड कितना है, m प्लस 106.5 इनटू में 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस 106.5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0.2, कितना हो जाएगा 0.2। और जब इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से आप एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, कितना आता है ये 27 आ जाता है। एटॉमिक वेट कितना आ जाता है 27। ठीक, सो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना 1,3, तो यहाँ पे CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 पे लगा देंगे क्लोरीन, क्लोरो है, और यहाँ पे एक थर्ड पे लगा देंगे क्लोरीन। ठीक है, ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक क्यूएच, देखिए यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक क्यूएच रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस में। सो यहाँ पे दोनों क्लोरीन को एलिमिनेट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये CH CH2 C CH2 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलीन सिस्टम। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं एलीन, जहां पे लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस सिस्टम को एलीन बोलते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन विथ गिव्स एलीन, तो पहला वाला बात बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज द न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, रीजन भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो बोल रहा है कि बिटवीन NH3 एंड PS3 द अमोनिया इज द बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द स्फेरिकल s ऑर्बिटल एंड लेस डायरेक्शनल। तो अगर हम लोग फॉस्फीन और अमोनिया की बात करें, फॉस्फीन बोले तो अमोनिया NH3 और फॉस्फीन बोले तो PS3, तो नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है। बट ध्यान क्या रखना है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से इसके पास क्या होता है, मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, हाई डायरेक्शनल नेचर, तो अच्छे से ओवरलैपिंग कर सकेगा। ठीक, और इसका डोनेशन भी काफी अच्छा होगा क्योंकि sp3 में है। और जबकि यहां पर ये वाला जो लोन पेयर होता है, ध्यान रखना है कि ये प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, प्योर s ऑर्बिटल में। ठीक है, जिसके वजह से लेस नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है जो s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इस लोन पेयर का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। यहां पे लिख सकते हैं लो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, सो जिसके वजह से अमोनिया का ध्यान रखना है डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है। सो यहाँ पे दूसरा बात करें तो बोल रहा है कि अमोनिया बिटवीन अमोनिया एंड PS3 अमोनिया इज द बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पर जो अमोनिया होगा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो अमोनिया है उसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ठीक है, जबकि यहां पर बिकॉज डोनर बिकॉज द लोन पेयर ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बेटर डायरेक्शनल, और इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी ज्यादा है। जबकि यहां पर फास्फीन में फास्फोरस का लोन पेयर क्या है, प्योर s ऑर्बिटल में, इसलिए उसका प्योर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोर अट्रैक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से उसका डोनेशन लो स्लो होगा, लो होगा।
ठीक है। सो इस तरीके से जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि एलिमेंट विथ जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कार्बन और बोरान, तो कार्बन बोरान का नहीं होगा। अगला बोल रहा है कि बेरिलियम एंड हीलियम। तो अगर हम लोग बेरिलियम और हीलियम की बात करें, बेरिलियम बोले तो 4 और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। सो यहाँ पे 1s2 2s2, और वहीं पे हीलियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 नोबल गैस होता है। तो इन दोनों एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा रहे हैं, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फुल्ली फिल्ड है। तो जिसके वजह से क्या होगा, ध्यान देना यहां पर, जब फुल्ली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा बोले तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा क्या होगा, लगभग 0, क्योंकि डोनेट करेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि पहले से क्या स्टेबल है। सो इस तरीके से बी वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, रीजन होगा कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, फुल्ली फिल्ड है। बाकी सबका चेक करेंगे तो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पूछ रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो यहाँ पे इसके किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, एम, इसको पहला वाला यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा। ठीक है, सो यहां पर एक पेयर बनाते हैं ए बी और सी डी का, दूसरा पेयर बनाते हैं ए सी और बी डी का, एक पेयर और बनेगा, एक होगा ए डी और बी सी। तो टोटल केवल 3 पेयर्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, सो ए बी जो होगा सी डी के साथ ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, और ए सी जो रहेगा वो बी डी के साथ, और ए डी जो रहेगा वो बी सी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे इसके, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 होंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ 2 नाइट्रो 1 प्रोपेन अमीन। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और 1 पर एमीन मतलब फर्स्ट पे लगा देते हैं एमीन NH3 NH2। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 2 पे नाइट्रो, तो ये अगर 1 है ये 2 है तो 2 पे नाइट्रो लगा देते हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैच कराइए कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर इजिली ऑक्सीडाइज टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप एल्डिहाइड को, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एल्डिहाइड को, अगर आप क्या करते हो ऑक्सीडाइज करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू एल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वहीं पर अगर आप क्या करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्या करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2H, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों क्या है, करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, सो अगला बोल रहा है कि यहाँ पे FiSiF6 इज नोन बट FiCl6 इज नॉट नोन। रीजन बोल रहा है कि, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्ट विथ ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन स्ट्रांगली। ठीक है, सो यहां पे देखिए ये कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है इसका रीजन क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है एक तो ये स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये लेस स्टेरिक रिपल्सन
दिखाएगा, लेस स्टेरिक रिपल्सन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉल साइज का है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच के रखेगा, तो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा कम होगा। लेकिन वही क्लोरीन रहेगा तो वहां पे रिपल्सन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाला कंपाउंड आपको एग्जिस्ट करेगा बट ये नहीं करेगा। तो वही रीजन है कि साइज ऑफ द फ्लोरीन इज स्मॉल है, और लोन पेयर जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं अपने सिलिकॉन के साथ स्ट्रांगली, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब शिफ्टेड रहता है फ्लोरीन की तरफ। तो इस तरीके स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि द ईथर, यहाँ पे है ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एंगल इन द ईथर इज अबाउट। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है, सो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। सो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और जब 2 लोन पेयर होते हैं तो शेप क्या हो जाता है, बेंट, क्या होता है, बेंट शेप होता है, ठीक है। तो सिमिलर लाइक वाटर की तरह होगा शेप, यहाँ पे इस तरीके से इसका शेप होगा। 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा कि वह इसका जो बोले तो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना आता है 110 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये कितना आएगा 110 डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्सन बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि फॉर प्रिसिपिटेटिंग आउट द ग्रुप 1 केटायंस एंड H2 गैस इज द पास थ्रू OS acidified with HCl group 2 cations are completely removed before the proceeding to analysis of the group 3 cations. However, the sometimes a yellow precipitate persistently formed even after the repeatedly passing H2S gas. So this is due to किसके वजह से होता है ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है ये होता है AsO4-3 की वजह से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो बोल रहा है कि द मास एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो मास और अपना वॉल्यूम होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होते हैं, जो मास पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, मास के चेंज होने पर वो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहला वाला जो असर्शन है ये करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सैंपल टू इट्स वॉल्यूम इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेता हूँ किसका, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का रेशियो लूँ, तो ये भी अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास भी और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टी मास के चेंज होने पर अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते, उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो दूसरा वाला रीजन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बट यहां पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो इफ बोथ ए assertion रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ एजी मेटल्स इज इतना दिया हुआ है, ठीक। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सिल्वर विच बीइंग एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, जिसका लैम्डा वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फार्मूला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, जो अपना जो
मेटल के सरफेस से निकलते हैं। सो ये होता है फोटो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन 5 भी बोलते हैं। ठीक, सो इसको मैं ओपन कर सकता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन ई। तो ये क्या होता है 80/λ। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और वहीं पर स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 360 एंगस्ट्रॉम है। तो 360 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, सो यहां से अपना एनर्जी निकल जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5.5, ये आता है 5.52 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, सो यहां से अपना निकल जाएगा एनर्जी। ठीक है, सो अब हम लोग इसको निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आ गया अपना ये कितना है 5 एनर्जी कितना आ गया 5 से इसको लिख लेते हैं 5.52 इंटू 10⁻18 जूल। ओके, और वर्क फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है मेटल का कितना हो जाएगा 7, इसको 10⁻18 में करेंगे तो 0.0752 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा 4.77 इंटू 10⁻18, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 47.7 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, जबकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि सेंड में रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स लाइक Cl-Br- and Cn- are introduced in benzene ring in the presence of copper ion। ठीक है, सो अगर सेंड में रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो अपना डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, N2 + Cl-। ठीक, सो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग कॉपर, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे CuCl लेते हैं, सो यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है अपना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Cn लेंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। वहीं पे गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड HCl। तो अगर हम लोग अब रिएक्शन कराते हैं किसका, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, यहाँ पे क्या होगा CuHCl के साथ, तो ये अपना बनाता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो यहाँ पे कॉपर पाउडर होता है और HCl होता है। तो अगर आपको ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है तो HBr ले लेंगे। तो दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पे गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर पाउडर लेते हैं और HCl को यूज करते हैं फॉर इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऐड करने के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। ठीक है, सो इस तरीके से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है EDTA क्या होता है। तो अगर EDTA का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर क्या होता है CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, और इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है अपना CH2 COO-, यहाँ पे भी नाइट्रोजन साथ जुड़ा रहता है CH2 COO-। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा रहता है CH2 COO-, और इस नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा रहता है CH2 COO-। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास कहाँ कहाँ डोनेशन हो सकता है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये, मैक्सिमम 6। सो ये कैसा होगा अपना हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा क्योंकि इट हैड टेंडेंसी टू फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये अपना क्या है EDTA है, ये किसका स्ट्रक्चर है EDTA 4- का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलेट टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ बेरियम +2 स्ट्रांसियम +2 एंड कॉपर +2 विल प्रेसिपिटेट। सो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑल इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। सो इस तरीके से ऑल द थ्री विल बी करेक्ट, ठीक है, सारे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। सो क्या दे रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर गिवन। तो यहां पर फॉरवर्ड दिया हुआ है KF फॉरवर्ड कितना दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁻²। ये फॉरवर्ड का KF दिया हुआ है। KB रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितना दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, KC पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है KF डिवाइड बाई KB, ठीक है। वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा -3। इसको कैलकुलेट करना है तो अपना आंसर आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है अपना 7.33। सो डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड्स इंडिकेट अगेंस्ट इट। तो कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर दिया गया है इसको हमको चेक करना है। तो बोला है ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा F2 को होता है, फिर Cl2 को होता है, फिर Br2 का, फिर I2 का होता है। बिल्कुल सही बात है, जो F2 होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा सबसे ज्यादा F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, और सबसे कम आयोडीन का। तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है। सो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहां पर F2 Cl2 Br2 I2 ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन का, और फिर आता है आयोडीन, ठीक है। तो तीसरा वाला भी इनकरेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। F2 Cl2 Br2 I2 ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन का होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा I2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। सो दूसरा और तीसरा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोला कि विच आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिसिपिटेशन ऑफ। तो हमको ये बताना है, ये बनाना है इसमें से स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे थर्ड वाले का। तो हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं COCl, और यहाँ पे नाइट्रो रहता है, इसका रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से क्लोरीन को निकालना है और इलेक्ट्रोफाइल बना देना है CO+, और यहाँ पे नाइट्रो रहेगा ही पैरा पोजीशन पे। अब इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हम लोग बेंजीन के साथ, ठीक है। सो अब ये इसका सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये बना लेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा अपना इस तरीके से। सो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाई HI सजेस्ट दैट। तो अगर हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड होता है टॉप पे, फिर OH, फिर H OH, फिर H OH OH, और यहाँ पर H और H, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। तो HI का रिडक्शन करेंगे HI के साथ, ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे HI से, तो सारे के सारे जो कार्बन से लगे OH हैं सब रिड्यूस हो जाएगा, और ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, तो n हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो n हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से अपना 6 कार्बन एटम आर अरेंज इन द स्ट्रेट चेन। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि इफ द बोहर रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4, देन ये रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn इक्वल टू 0.592। ठीक, और ये कितना होता है, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होता है। ओके, अच्छा यहाँ 529 कितना होता है, 529। ठीक है, सो इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमसे यहाँ पर R4 और R3 का रेशियो पहले निकाल लेते हैं, R4 डिवाइड बाई R3 का रेशियो निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू में n स्क्वायर। सो यहाँ पे n स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, अब देखिए R4 है, मतलब ऑर्बिट नंबर कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड बोलते तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। और ये फिर R3 के लिए 0.529 इंटू में थर्ड ऑर्बिट है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 के पावर 2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 1 और ये अपना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 1। तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 1 इंटू में 1 डिवाइड बाई 9, कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है करेक्ट रिलेशन आर यहाँ पर। सो इस तरीके से अपना अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दें R3 का, सो R4 कितना आ जाएगा, सो 16 डिवाइड बाई 9 इंटू में R3। सो ये रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला ध्यान से देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट में बी निगेटिव। तो ऑर्डर ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो पहला वाला जो असर्शन बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि इन सम केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। तो जिसकी वजह से ऑर्डर क्या होता है, निगेटिव आता है। तो अपना रीजन भी इसका करेक्ट बोल रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोला है कि फिनॉल आर द वीकली एसिडिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है, जो फिनॉल होता है वो वीकली एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। दूसरा बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 में देयरफॉर दे आर फ्रेशली सॉल्युबल इन द NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर देन अल्कोहल एंड वाटर। तो वीकर नहीं, स्ट्रॉन्गर होता है, अल्कोहल से और वाटर से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसके वजह से अपना फिनॉल अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सो ध्यान क्या रखना है कि फॉर एक्वस कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, शुड प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, और जहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे आपको कलरलेस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं निकिल का, निकिल +2 और टाइटेनियम +3 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाता है, निकिल +2 का यहाँ पे हो जाएगा आर्गन और ये हो जाएगा 4s0 और 3d8, और वहीं पे टाइटेनियम क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 और 3d1।
तो इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वहीं पर अगर आप इसकी बात करोगे तो इस पेयर में, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बट इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, स्कैंडियम +3 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या होता है 4s 0 और 3d 0, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके से जो ए वाला, इसमें कोई भी पेयर होगा, कॉपर में भी अपना नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दोनों पेयर में क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज, तो गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर 5.5 × 10⁻⁻6। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होता है किसमें, कैल्शियम +2 में, और यहाँ से 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी यस है तो इसका कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो इसका अगर मैं KSP लिखूं तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यस, तो ये कितना है यस है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH के पावर 2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2s है, तो ये 2s के पावर 2 हो जाएगा। तो KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा यस इंटू में 4s², कितना आ जाएगा 4s³ आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से यस कितना निकल के आ जाएगा 4 KSP/4, ये हो जाएगा √3 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/3 √1/3। KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का 5.5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है 1 इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.1 × 10⁻⁻²। तो ये सॉल्युबिलिटी यस का वैल्यू आ जाता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो पॉजिटिव मिरर टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट या बोले टॉलेंस जो रिएजेंट होते हैं उसके साथ रिएक्शन कराने पर हमको सिल्वर मिरर टेस्ट देखने को मिलता है। तो कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो हमारा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो यहां पर चेक करेंगे। ठीक है, सो पहला दूसरा यहां पर ये अपना ये दोनों कंपाउंड है बी, और यहां पर विल शो पॉजिटिव मिरर टेस्ट। सो यहां पे अगर हम लोग बात करें पहला वाले में, यहां पे देखिए यहां पर ये अपना एल्डिहाइड, यहाँ पे CHO होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे HCHO। तो यहाँ पर A और B ये दोनों में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों टेस्ट देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अपना A और B क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक, अगला देखते हैं क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल, किसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है। तो इसमें पहले बात करते हैं, तो आयोडीन का अगर मैं इसमें निकालूं ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयोडीन के x मान लेता हूं और फ्लोरीन 7 है, तो -7 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 7 है, इसमें निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये अपना इसको 3x मान लेंगे क्योंकि 3 आयोडीन है, 3x इक्वल टू में पावर है -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3। तो दूसरे वाले में ही आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो फ्रैक्शनल में आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि गिवन स्टेटमेंट, तो बोला है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें यहां पर अपना क्या है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका अगर रिएक्शन हम लोग कराएं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, तो बोला है प्रिपेयर्ड बाय, तो कैसे बनता है, जो अपना एनिलीन होता है इसका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड बोले तो HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये अपना क्या बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ये N2Cl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट का बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिएक्शन इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड विद थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद डाइजोनियम सॉल्ट विद KI। तो अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KI के साथ, तो यहां से आयोडोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए हमको निकालना है हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, बोले तो म्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे हमको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है अपना, इसको अगर आप यहाँ पे निकालोगे और n का वैल्यू देखिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखें, n का वैल्यू जिसमें 2 होगा उसके केस में म्यू का वैल्यू कितना आएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन 2.82। ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर डी वाले को चेक करेंगे हम लोग। सो ये होगा अपना EG सेट और ये होगा T2G सेट। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, तो 2+2 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंसीडर द रिएक्शन N2 प्लस में 3H2 बना रहा है अमोनिया, कैरिड आउट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट प्रेशर। तो इफ डेल्टा H एंड डेल्टा U आर द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी फॉर द चेंज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में डेल्टा NgRT। तो इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा Ng निकालूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, 2 - 4, तो कितना आ जाएगा, -2। तो अगर आपका डेल्टा G नेगेटिव आ गया, आपका डेल्टा G क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे रख दीजिए डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस में माइनस हो जाएगा प्लस से 2RT। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा, डेल्टा U अपना आ जाएगा डेल्टा H प्लस में 2RT। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि डेल्टा U जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा H से। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सो बोल रहा है कि फिनॉल इज द मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनॉल बोल रहा है ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका रीजन क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें फिनॉल में, देखिए जो फिनॉल होता है उसके ऊपर है एक OH ग्रुप जो क्या करता है, प्लस M इफेक्ट दिखाता है, प्लस M इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है बेंजीन की, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी फास्ट होगा बेंजीन कंपेयर में। तो इस वजह से असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है कि इन केस ऑफ फिनॉल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। बिल्कुल सही बात है, फिनॉल के केस में जो अपना इंटरमीडिएट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि प्लस M इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे पूछ रहा है ए और बी क्या होगा। ठीक, तो ध्यान क्या रखना है, वेट अ मिनट। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहा है 82 वाले में, यहां पे बोल रहा है कि इसका ओजोनोलिसिस कराना है ए और बी का, इसमें से पहचानना ए और बी कौन है, जिसमें प्रोडक्ट अपना ये दोनों बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला देखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप एक एक का ओजोनोलिसिस करके चेक कर सकते हैं। तो पहला मैं लेता हूं साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइन। तो यहां पे बना लीजिए स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना साइक्लो
साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन, तो यहाँ पे 1 और 3 पर डाइन लगा दीजिए। इसका ओजोनोलिसिस करा दीजिए, ठीक है, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कराना है। कैसे कराते हैं? ओजोनोलिसिस कराने के लिए डबल बॉन्ड को तोड़िए, दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़िए, डबल बॉन्ड को तोड़िए, दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा अपना ये, ठीक है, 1,2, तो 1,2 इथेन, 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड बन जाएगा। और साथ में ये क्या बन जाएगा, यहां से देखिए आप इसको निकालेंगे तो यहां से आपका बन जाएगा CHO, CHO, ठीक है, इसको हम लोग ग्लाइकोजल भी बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में आपका दोनों बन गया, इथेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड और ग्लाइकोजल भी। तो इस तरीके से पहला कंपाउंड तो ये हो जाएगा, दूसरा इसको बोल देंगे ए, ये ए हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरे वाला जो यहां पर है 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1A, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, यहां पर CH3 रहेगा और यहां पर इसका डबल बॉन्ड और इसका ओजोनोलिसिस कर देना है, ओजोनोलिसिस। तो इसको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कैसे करते हैं ओजोनोलिसिस, इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़िए, तो यहां पर बन जाएगा अपना कीटोन और यहां पे क्या बन जाएगा अपना एल्डिहाइड, ठीक है। सो ये बन जाएगा अपना 1,3 मिथाइल पेंट 1 इन, ओके। सो नंबरिंग भी कर सकते हैं, यहां पे इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे हो जाएगा ये देखिए प्रोडक्ट है 5 ऑक्सो, 5 पर ऑक्सो और हेक्सेनॉन, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहां बोल रहा है ग्रिग्नार रिएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो बोला इसमें से किसका यूज करके ग्रिग्नार रिएजेंट नहीं बना सकते। तो ध्यान रखना है, जो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है काफी रिएक्टिव होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ग्रिग्नार रिएजेंट नहीं बन पाएगा। सो पहला वाला ही जो कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये ग्रिग्नार रीजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी सब कर लेंगे, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला देखिए क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू द 178.2 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0 माइनस में PS डिवाइड बाय PS, ठीक। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर, आप पढ़े होंगे ये फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। सो यहाँ पे प्योर का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना दिया हुआ है 17.5 माइनस में PS डिवाइड बाय PS। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम है, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 180। वाटर का यहाँ कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 178.2 डिवाइड बाय मोलर मास वाटर कितना होता है 18 होता है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा PS इक्वल टू में 17.325 mm ऑफ Hg, तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक। सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो ध्यान से देखिए, इसमें भी दिया है सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल, यहाँ पर सेल पोटेंशियल दे दिया है। तो द pH ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन फाउंड टू बी 3, तो बोल रहा है वेयर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज 10⁻⁻⁶, तो वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे n वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। कॉपर प्लस 2 से कॉपर में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है। सो हम लोग अब फॉर्मूला लिख लेते हैं ई सेल का, तो ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के पावर 2 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ओके। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देते हैं, ई सेल का वैल्यू कितना है, यहां पे ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, देखिए 0.34, ठीक, 0.
0.31, ओके। और ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.34, माइनस में 0.03 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के पावर 2 डिवाइड बाय कॉपर +2 आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 इक्वल टू में हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के पावर 2 डिवाइड बाय कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन +2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन प्लस पावर 2, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, ठीक, इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए pH ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है? 3 है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का, तो 10⁻³ के पावर 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 इक्वल टू में 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉपर +2 आ जाएगा 10⁻⁷। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कंपेयर कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। सो ए विल बी करेक्ट, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लीड टू द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेम रीजन। कौन सा सेम रीजन है? करेक्ट होगा। तो पहला क्या बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन द सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि मॉलिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर अनलेस ए कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं नेसेसरी नहीं कि कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, दूसरा वाला इनकरेक्ट होगा। मॉलिक्यूल्स दैट आर improperly oriented during the collision will not undergo the effective collision। बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना जरूरी है, ठीक है। सो तीसरा वाला भी करेक्ट है। मॉलिक्यूल इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन करेंगे। मॉलिक्यूल्स इन द सेम स्टेट ऑफ द मैटर कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, तो लास्ट वाला भी इनकरेक्ट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सो इस तरीके से पहला एंड तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। अगला क्या बोल रहा है? सो अगला बोल रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्सेनिक +3, कैडमियम +3, निकल +3 एंड जिंक +2 इज मेड अल्कलाइन विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ट्रीटेड विद द H2S। द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑप्टेन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अपना, ये दोनों जो अपने केटायन है ये क्या होते हैं? ग्रुप 1 के हैं, और ये जो दोनों केटायन है ये ग्रुप 2 के हैं। तो ग्रुप 2 के जो केटायंस होते हैं उनका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ज्यादा होता है ग्रुप 1 से, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में, सो ऐसे ऐसे यहाँ पर जो H2S है इसका डिसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सल्फेट आयन बनेंगे, सल्फाइड आयन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। तो ऐसे केस में चारों के चारों केटायन जो होंगे वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सल्फाइड ऑफ ऑल आयंस, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिसिटी हम लोग क्या देखते हैं कि जिस भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होती है। सो पहले की बात करें तो यहाँ पे एनिलीन है, सो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बेंजीन के साथ रिजोनेंस में होगा, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि -m लगा रहा है। जबकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फ्री टू डोनेट, इजीली क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, सबसे ज्यादा फ्री है, कोई रिजोनेंस नहीं है। तो सी वाले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए वाले का होगा, और सबसे कम किसका होगा? बी वाले का। क्यों? क्योंकि बी वाले में -I इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे घट जाएगा। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा? CAB, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे यक्स पूछ रहा है क्या होगा? रिएक्शन दिया हुआ है, तो पहला हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये हो गया अपना ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। तो पहला रिएजेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Mg दिया हुआ है, एक्सेस में है। तो एक्सेस में है तो यहाँ पर क्या होगा अपना? तो यहाँ पर बन जाएगा अपना MgBr और यहाँ पे बन जाएगा MgI, और दूसरे रीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे CO2 और H3O+ के प्रेजेंस में, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? अच्छा, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देगा
अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। सो इसमें से कोई नहीं होगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि मैच कराना है कॉलम में, तो यहाँ पे है BrF3। तो आज सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि लोन पेयर कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, और 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो स्टेक नंबर 5 हो जाएगा, तो sp3d क्या हो जाएगा, sp3d। तो पहला का क्या हो जाएगा, टी सेफ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। PCl5 मतलब sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, बी, इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। IF7 इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा इसका, ठीक है। सो इस तरीके से ये इसको यहाँ पे 7 होगा, ठीक, sp3, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, और ये हो जाएगा अपना C। CCl4 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना D, ठीक है। सो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना B, ठीक है। ए का P, B का R, C का S और D का Q, इसको मैच करा लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।